भाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो रहा है और इस बार भी हमारा पेपर जो है ऑनलाइन मोड से होने वाला है। और अभी तक बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने यूनिट वाइज सिलेबस का नहीं पता है, क्वेश्चन पेपर किस स्टाइल का आना है यह भी वह नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जितने भी आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स हम दूर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें। और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर को सुनना है। क्वेश्चन पेपर को जानने से पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमें यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को यूनिट वाइज जानेंगे और फिर उसके बाद लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अब हम जानते हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास नीति शतक है, श्लोक संख्या 1 से 25 है आपके पास, 15 मार्क्स का। ये डिफरेंस है कि मार्क्स का डिवीजन जो है 15 मार्क्स में हो गया है, बाकी सेम आपका फर्स्ट यूनिट जैसा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था, ठीक है। और सेकेंड यूनिट में भी नीति शतक है 26 से 50, इसमें भी 25 श्लोक आपको दिए गए हैं जो कि 15 मार्क्स के हैं। यहाँ पे भी के में डिफरेंस था, ये 16 मार्क्स का है, आपके पास 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट में आपके पास संस्कृत साहित्य का इतिहास है जिसमें कुछ राइटर्स या रचना संबंधित प्रश्न है और इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इनकी रचनाओं को याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और यह भी कार्य आपके पास 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपका ग्रामर का है और इसमें विभक्ति प्रकरण संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कारक विभक्तियों का सामान्य परिचय क्या है, अशुद्धि संशोधन या अशुद्ध वाक्य दिया होगा आपने शुद्ध करना है, वो तभी आप जान पाएंगे जब आपको अनुवाद के नियम पता होंगे, ठीक है। और उसके लिए भी आपको शब्द रूप धातु रूप का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उससे संबंधित सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। और ये भी कार्य आपके पास 15 मार्क्स का है और वाक्य प्रयोग का कार्य भी आपके पास आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास अब 20 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वह 2 नंबर के, यानी ये आपका 20 मार्क्स का वेरी शॉर्ट का काम है। देखा आपने स्टूडेंट्स कितना आसान सिलेबस है, इसलिए यूनिट वाइज सिलेबस को जानकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। आपने देखा हमारा क्वेश्चन पेपर जो है 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल रहती है। 10 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। कालिदास रचित नाटकों के नाम। अब आपको सभी राइटर्स की रचनाओं के नाम जरूर याद करने हैं। अब कालिदास ने कितने नाटक लिखे थे बताइए स्टूडेंट। 3 नाटक लिखे हैं, परंतु इनकी रचनाएं कितनी है 7, जिसमें से 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं और 3 नाटक हैं। इन्होंने नाटकों के बारे में पूछा है तो आप नाटकों के बारे में बता दीजिए कौन कौन से नाटक हैं। मालविका अग्निमित्रम। दूसरा कौन सा नाटक है, विक्रमो उर्वशीयम। और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति शतक के अनुसार महापुरुषों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। यहाँ पर फूलों के गुच्छे के समान महापुरुषों के विशेषता को बताया गया है कि या तो वे सभी लोगों के सम्मान को प्राप्त करते हैं या फिर वन प्रदेश में ही एकांत चित होकर तपस्या करते हुए ही अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, उनके नाम लिखिए। चलिए जानते हैं कौन कौन से कांड हैं। बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, छठा है युद्ध कांड और 7वां है उत्तर कांड। अश्वघोष की एक रचना का नाम बताइए। वैसे अश्वघोष की 2 मुख्य रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं।
बुद्ध चरित और सौंदरानंद। नेक्स्ट देखते हैं, नीति शतक के अनुसार सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सज्जनों की मित्रता से संबंधित हमने श्लोक पढ़ा था कि सत्संगति एक मनुष्य का क्या नहीं कर सकती है। सत्संगति यानी सज्जनों की मित्रता जो है बुद्धि की तुच्छता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान की यश की वृद्धि होती है, चित्त प्रसन्न रहता है। तो इस प्रकार सज्जनों की मित्रता करने का लाभ बताया गया है। कर्म कारक, कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। संबंध को कारकों में नहीं गिना गया है। कर्म कारक, कारकों का टेबल आपको याद है ना स्टूडेंट्स, कैसे था? कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई यानी अलग होने का भाव हो जहां पर, वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। संबंध का, के, की षष्ठी विभक्ति। अधिकरण में, पर सप्तमी विभक्ति। तो आपसे क्या प्रश्न पूछे? कर्म कारक, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये टेबल तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, इसको आपने भूलना नहीं है क्योंकि इससे संबंधित कारकों का परिचय भी आपसे पूछा जाएगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धिक के योग में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति। नीति शतक के अनुसार दो जनों में क्या स्वाभाविक गुण है? अब दुष्ट व्यक्ति तो इस तरीके का होता है जो पग पग पर व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने का कार्य करता है। हितोपदेश, हितकारी उपदेश जहां पर है वो है हितोपदेश। अलम पठनम, इस वाक्य को शुद्ध करना। शुद्ध अशुद्ध का कार्य स्टूडेंट्स आप तभी कर पाएंगे जब आप शब्द रूपों को जानते होंगे, धातु रूपों को जानते होंगे और विभक्ति के नियम क्या हैं। जैसे आपने किया था प्रथमा विभक्ति कहाँ है, द्वितीय विभक्ति कहाँ है। ठीक है, तो अब देखिए अलम तृतीय विभक्ति में भी है और चतुर्थी विभक्ति में भी है। तो इसके दो अर्थ हैं, एक है मना करने में, वहां पे तृतीय विभक्ति है, और जब समर्थ अर्थ में है तो चतुर्थी विभक्ति में है। तो यहाँ पर अलम पठनम का है तो मना किया गया है, तो अलम पठनेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए श्लोक देखते हैं। आपको अब 2 श्लोक अटेम्प्ट करने हैं और वह 10 नंबर के हैं। पहला श्लोक देखते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानन न शीलन न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत ही फेमस श्लोक है और इनको हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए कि जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना अच्छा चरित्र है, ना गुण है, ना धर्म है, वैसे मनुष्य जो हैं मर्त्यलोके माने इस पृथ्वी पर भार हैं। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, पशुओं के समान विचरण कर रही हैं। इस प्रकार अर्थ लिख के आपने एक्सप्लेन करना है। और श्लोकों को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपने प्रसंग लिखना है, उसमें राइटर का नाम, लेसन का नाम, ये आपने लिखना है। उसके बाद आप अवतरण लिखिए जिसमें आप एक पंक्ति में बताइए श्लोक में किस विषय के ऊपर बात की जा रही है। फिर उसके बाद हम अर्थ या फिर आप सरलात हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या हेडिंग डालिए और फिर व्याकरण, जो भी आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, छंद, अलंकार इत्यादि व्याकरण पढ़ चुके हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। क्यों राणी न भूषयन्ति परुषम हारा ना चंद्रोज्वला ना स्नान ना विलेपनन ना कुसुमन ना अलंकृता मूर्धजाः वान्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रीयन्ते खिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। इस श्लोक की आखिरी पंक्ति बहुत बार आपके पास सूक्ति के रूप में भी आ जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए ताकि अगर इस सूक्ति के रूप में है तब भी आपको इतना ही श्लोक अटेम्प्ट करना है, तो इसलिए दोनों काम हो जाएंगे और बहुत ही आसान श्लोक है। यहाँ पे नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ना तो एक पुरुष को क्यूरानी माने बाजूबंद सुशोभित करते हैं, ना ही हार, ना ही चंद्रमा के समान
उज्जवल हार, ना स्नान करना, ना चंदन आदि का लेपन करना, ना ही कुसुम यानी फूल, ना अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा कहते हैं बाल को, ना ही सजे सवरे बाल, वाणी का समलंकृति, एक मात्र केवल वाणी ही जो है मनुष्य को सुशोभित करती है, या संस्कृता धारिते, जो संस्कार पूर्वक धारण की जाती है, क्षीयन्ते खिल भूषणानि, सभी आभूषण, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, सततम वाग भूषणम भूषणम, हमेशा रहने वाला कौन सा आभूषण है, वाणी रूपी आभूषण है। अब देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट कह दिया कि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है, इसलिए वाणी का प्रयोग कैसे करना है, सदुपयोग के साथ करना है, क्योंकि इसको आभूषण कहा गया है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। जयंती ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरः, नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी उन कवियों की जय कर रहे हैं। किन कवियों की, जो रस से युक्त रचनाओं को लिखते हैं, और काय माने शरीर, जिसके यश रूपी शरीर में जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसे कवियों की जय कर रहे हैं जो रसात्मक काव्यों का निर्माण करते हैं, उनका भौतिक शरीर रहे ना रहे, परंतु उनका यश कभी भी कम नहीं होता है। इस प्रकार आप अर्थ लिख के एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः, मूर्धिन वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। यहाँ पर मनस्वी पुरुष की स्थिति दो प्रकार की बताई है। कैसे, कुसुम तबकस्य माने फूलों के गुच्छे के समान दो प्रकार की स्थिति है। या तो वे सभी, मूर्धिन माने उनके शीश पर, सिर पर विराजमान होते हैं अर्थात सम्मानित होते हैं। शीर्यते माने या फिर वन में ही एकांत तपस्या करते हुए मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास एक सूक्ति आई है और ये आपके पास 5 नंबर का काम है। चलिए पहली सूक्ति देखते हैं। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। कुछ श्लोक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी आखिरी पंक्ति आपसे श्लोक के रूप में पूछ ली जाती है, इसलिए आपने इस श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आप सूक्ति का कार्य भी अच्छे से कर सके। अब सत्संगति कही है, कई बार हिंट हमें मिल जाता है कि इसमें किस विषय के बारे में बात की है। सत्संगति, सज्जनों की संगति, कथ्य किम न करोति पुंसाम, क्या नहीं करती है। इसको भी अटेम्प्ट करने का यही तरीका है कि आप प्रसंग लिखेंगे, फिर आप अवतरण लिखेंगे, किस विषय के ऊपर बात हो रही है, और फिर आप उसका अर्थ, यानी कि सूक्ति का एक लाइन का अर्थ है तो एक लाइन में ही आपको देना है, फिर जाके आपने उसको एक्सप्लेन करना है। और अगर आप व्याकरण संबंधित अंश को जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं नीतिकार भर्तृहरि कि सत्संगति एक व्यक्ति का किस प्रकार भला नहीं करती है, अर्थात यहाँ पे सत्संगति के क्या क्या लाभ है आपने यहाँ बताने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो यहाँ पर भी आपने विद्या की महत्ता को बताना है, क्योंकि विद्या को धन का है, इसलिए सामान्य धन के साथ तुलना करते हुए आप बता सकते हैं कि विद्या किस प्रकार सामान्य धन से श्रेष्ठ है, कि उसको राजाओं में भी पूजा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास 2 श्लोक आए हैं, 4 श्लोक पूछे गए हैं और 2 आपको करने हैं, बहुत ही सरल है। दुर्जन परिहर्तव्य विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया कि अगर वह विद्या से अलंकृत है, सुशोभित है, तब भी परिहर्तव्य छोड़ दो, क्योंकि मणिना भूषित सर्प, क्योंकि सांप है, उसने मणि धारण की हुई है, तो किमसौ न भयंकर, तो प्रश्न कर दिया गया कि क्या वह भयंकर नहीं होगा, अर्थात भयंकर होगा। तो चाहे एक दुष्ट व्यक्ति जो है विद्या से भी अलंकृत है, तब भी उसके संग को छोड़ देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। दानन भोगो नाशस्त्रित्रो गतयो भवन्ति वितस्य गौ ना ददाति ना भुंक्ते तस्या तृतीया गतिर्भवति। यहाँ पर यो है, यहाँ पे धन की 3 गतियां बताई गई हैं। कौन कौन सी गति हैं? दान करना, उपभोग करना और नाश। तिस्त्रो का ना 3 गतियां, वितस्य माने धन की 3 गतियां हैं। ठीक है, यो न ददाति, जो नहीं देता है, ना भुंगते, ना ही उसका उपभोग करता है, ना ही प्रयोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति,
उसका धन जो है तीसरी गति को प्राप्त हो जाता है। तीसरी गति कौन सी है? पहली है दान करना, दूसरी है भोग करना, उपयोग करना। और अगर आपने दोनों ही काम नहीं किए तो तीसरी गति यानी नष्ट होना है, वह अपने आप ही नष्ट हो जाएगा धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यत् चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतं कथम सहते। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी यद अचेतन का है कि जब अचेतन, सवितु माने सूर्यकांत मणि है, सवितु इनकांत माने मणि, सवितु माने सूर्य। जब एक अचेतन मणि को सूर्य का स्पर्श मिलता है तो क्या होती है? तो वह भी जलने लग जाती है। तब एक तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतम माने दूसरों के द्वारा अपमानित किए जाने पर कथम सहते कैसे उसे सहन कर सकता है, अर्थात वह भी क्रोध की अग्नि में जलने लगता है। इस तरीके से अर्थ लिखना है, फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते। अब बहुत ही सरल श्लोक है और इसकी आखिरी पंक्ति अधिकतर जो है सूक्ति के रूप में भी पूछ ली जाती है। यहाँ पे धन की महत्ता, धन की विशेषता को बताया गया कि यस्य अस्ति वित्तं, जिसके पास धन है उसे अच्छे कुल का मान लिया जाता है, उसे विद्वान कह दिया जाता है, उसे श्रुतवान सुनने वाला श्रोता कह दिया जाता है, गुणज्ञ और गुणों का जानकार भी कह दिया जाता है, वक्ता वही वक्ता है और वही दर्शनीय देखने योग्य है। सर्वे गुणा कांचन, कांचन माने धन, धन में निवास करते हैं। इस प्रकार धन की विशेषता को यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास एक सूक्ति आई है, दो सूक्ति में से एक सूक्ति का कार्य करना है और एक सूक्ति 5 नंबर की है। पहली सूक्ति है नाना फलई फलती कल्पलतेव भूमि, कि भूमि जो है कल्पलता के समान विविध प्रकार के फलों को प्रदान करती है। तो यहाँ पे नीतिकार भर्तृहरि जी एक राजा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यदि आप पृथ्वी रूपी गाय को धोना चाहती हो तो सबसे पहले प्रजा का भली प्रकार से भरण पोषण करना होगा। जिस प्रकार एक गाय है अपने बछड़े का भली प्रकार से भरण पोषण करती है, उसी प्रकार तुम्हें अपनी प्रजा का भरण पोषण करना होगा, तभी यह पृथ्वी जो है तुम्हें अनेक प्रकार की फलों को प्रदान करने वाली होगी। नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। वरांगनेव नृपनीति रणेक रूपा। यहाँ पे नीतिकार भर्तृहरि जी राजा की नीति की तुलना कर रहे हैं एक वैश्य के साथ। राजा की नीति वरांगनेव एक वैश्य के समान अनेक रूपों वाली होती है। ऐसा क्यों का? कभी कठोर हो जाती है, कभी नम्र हो जाती है, कभी धन का व्यय करने वाली होती है, कभी धन को संग्रह करने वाली होती है, कभी सत्य बोलने वाली होती है, कभी असत्य बोलने वाली होती है, कभी हिंसा करने वाली होती है तो कभी दया का भाव रखने वाली होती है। तो इस तरीके से आपने राजा की नीति को एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास दो कवियों का जीवन परिचय देते हैं, उनकी रचनाओं पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का यूनिट आपके पास। भवभूति अश्वघोष कालिदास वाल्मीकि। अब देखिए रामायण का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है परंतु आपने रामायण का तो बहुत अच्छे से करना है। इन सभी रचनाओं के नाम अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का भी काम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी भी राइटर का परिचय लिखना है तो पहले आप उसके जीवन से संबंधित, जिसमें माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा है, आयु है, समय है, इन सबको आप बताएंगे। फिर उनकी रचनाएं बताएंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे और फिर उन रचनाओं में कहाँ कहाँ पे प्रकृति का चित्रण है, चरित्र चित्रण क्या है, पात्रों का, समाज की कैसी स्थिति थी, सामाजिक चित्रण हो जाएगा, धर्म की क्या स्थिति उस समय, धार्मिक चित्रण हो जाएगा, राजनीतिक चित्रण। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इनको ऐड करना है। साहित्यिक विशेषताओं में भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस, गुण, रीति, वृत्ति, ये सब जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर एंड में आपने निष्कर्ष लिखना है और आरंभ में भूमिका। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए नेक्स्ट देखते, 4 वाक्यों को शुद्ध करना आया है। और देखिए शुद्ध अशुद्ध का कार्य तो स्टूडेंट्स आप तभी कर पाएंगे जब आपने शब्द रूप, धातु रूप अच्छे से पढ़े होंगे। पहला स्टेप है आपका शब्द रूप और धातु रूप को अच्छे से जानना।
और दूसरा काम है आपके पास विभक्तियों के क्या क्या नियम है वो भी आपके तैयार होने चाहिए, तभी आप शुद्ध शुद्ध कर पाएंगे, नहीं तो फिर रटने वाला काम हो जाएगा और रटा हुआ आपको पता है स्टूडेंट ज्यादा देर तक रहता नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। नमः, नमस्कार, नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अब इसको रटना नहीं है, ठीक है। अब देखिए नमस्ते हम करते हैं तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है, कैसे याद रखोगे? ओम नमः शिवाय, बचपन से ये मंत्र बोलते आ रहे हैं। अब देखिए शिवाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, तो अब देव की चतुर्थी बना दीजिए। यहाँ पर क्या बनेगी? देवाय नमः। भूतानाम बलि, बलि इत्यादि देना है, तो चतुर्थी विभक्ति में भी आप ले सकते हैं। भूतेभ्य बलि। नेक्स्ट देखते हैं अलम पठनम, यही आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, बड़े ध्यान से पेपर आपने पढ़ना है, ये कई बार रिपीट भी हो जाता है। अलम पठनेन ग्रामात परितः जलम विद्यते, अभितः परितः सर्वतः, इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब ग्रामात की जगह द्वितीय विभक्ति तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स याद रखने, क्योंकि म ही लगता है। ग्रामम परितः जलम विद्यते, राम बाणात रावणम हतम, राम ने बाण से, साधन हो गया, साधन के योग में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? तृतीया विभक्ति, तो क्या बनेगा? बाण से मारा, बाणेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोचते, रोचते में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। हारम भक्ति रोचते, चतुर्थी विभक्ति बनाइए। ओम नमः शिवाय भी यहाँ पे किया था ना, बस यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति, हाराय भक्तिम रोचते। सपदात खंजो अस्ति, जब शरीर के अंग में कोई विकार हो तो वहां पे कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। पादेन खंज, खंज कहते हैं लंगड़े को, पैर में विकार है तो इसलिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगाइए। समया शतम धारयति, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना, और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है, और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।